अस्सलाम वालेकुम। आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूक्लिक एसिड्स। हम इसके फंक्शंस, इसकी टाइप्स और इसका बॉडी के अंदर अहम रोल जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स आर द बायोमॉलिक्यूल्स दैट आर कंपोज्ड ऑफ यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड ऐसा बायोमॉलिक्यूल्स है जो न्यूक्लियोटाइड्स के यूनिट से बनता है, मतलब कि इसके अंदर काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड्स के यूनिट्स होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड क्या चीज़ है? न्यूक्लियोटाइड इज़ मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर राइबोज हो सकती है या फिर डीऑक्सी राइबोज हो सकती है। पेंटोज शुगर हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर 5 कार्बन्स होते हैं। नेक्स्ट इज़ नाइट्रोजनस बेसिस। ऐसा बेसिक कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है वो कहलाती है नाइट्रोजनस बेसिस। थर्ड वन पे है फॉस्फेट ग्रुप्स, और तीसरी चीज़ जो है वो फॉस्फेट ग्रुप्स होती है। यहाँ पर नीचे न्यूक्लियोटाइड्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी गई है। न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रक्चर्स के अंदर सेंटर में पेंटोज शुगर होती है, राइबोज। ये राइबोज हो सकती है या फिर ये डीऑक्सी राइबोज हो सकती है। अगर हम डीएनए की बात करेंगे तो उसके अंदर ये डीऑक्सी राइबोज होगा, और अगर आरएनए की बात करेंगे तो उसके अंदर ये राइबोज शुगर होगी। और इस शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद होती हैं। इस बेसिस के अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है, इस वजह से ये कहलाती है नाइट्रोजनस बेसिस। और कार्बन नंबर 5 के साथ फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच होता है। और कार्बन नंबर 5 के साथ फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच होता है। इस तरह ये 3 कंपोनेंट अरेंज होते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं, और न्यूक्लियोटाइड के मिलने से न्यूक्लिक एसिड बनता है। कार्बन नंबर 3 पे एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर उसके कार्बन नंबर 3 पे तीसरा न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरह थाउजेंड्स की तादाद में न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं और न्यूक्लिक एसिड को डेवलप करते हैं। फर्स्ट वन इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मीन डीएनए। डीएनए बड़ा ही इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम मोबाइल के अंदर कोई सॉफ्टवेयर करते हैं किसी चीज़ को चलाने के लिए, ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, कोई बॉडी ऑर्गन्स बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो डीएनए होता है। डीएनए ही डिसाइड करते हैं आंखें कैसी होंगी, दिल कैसा होगा, फेफड़े कैसे होंगे, कान कहाँ पर लगेंगे, आंखें कहाँ पर लगेंगी, और ये आपस में काम कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है इन सबको कंट्रोल करता है डीएनए। इतना इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स है ये। डीएनए ही वो मॉलिक्यूल्स है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग से सेपरेट करता है। इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं स्टार्ट में। डीएनए इज मेड ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। प्रोनाउंसिएशन दी गई है यहाँ पर इसकी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। इसका क्या मतलब है? इन दिस न्यूक्लियोटाइड द पेंटोज शुगर इज डीऑक्सी राइबोज। जो सेंट्रल मॉलिक्यूल्स पेंटोज शुगर है, इसके अंदर राइबोज की जगह डीऑक्सी राइबोज होता है। डीऑक्सी राइबोज का मतलब है कि जो पेंटोज शुगर है यहाँ पर नॉर्मली OH होता है, लेकिन डीऑक्सी राइबोज के अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है और सिर्फ हाइड्रोजन होता है, इस वजह से ये डीऑक्सी राइबोज कहलाता है। आरएनए के अंदर ये OH होता है और उसको हम कहते हैं राइबोज शुगर। थायामीन, साइटोसिन एंड गवानीन। और डीएनए के अंदर ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद होती हैं। 1953 यूएस यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के बायोलॉजिस्ट जेम्स वैटसन और ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने डीएनए का एक स्ट्रक्चर जो है, हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो प्रपोज किया था। इन्होंने इकट्ठे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन के अंदर काम किया था और डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसे प्रपोज किया था। इनकी इस वर्क की वजह से 1962 के अंदर इन्हें नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया था। क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन वाटसन एंड क्रिक मॉडल्स। वाटसन और क्रिक मॉडल क्या है डीएनए का, उसे एक्सप्लेन करें। इसके बारे में क्वेश्चन आता है, वाटसन और क्रिक मॉडल क्या है, उसके पॉइंट्स, उसके पास्टुलेट्स जो है वो एक्सप्लेन करें। ये मॉडल हमें डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। पहले क्या चीज़ बता रहा है, डीएनए इज़ अ डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एक ये वाला ग्रीन स्ट्रैंड और दूसरा ब्लू स्ट्रैंड, और ये हेलिकल होते हैं। हेलिकल का मतलब ये इन्होंने बल खाए होते हैं आपस में। और जो ये स्ट्रैंड हैं ये असल में न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये एक स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड्स ये हैं, दूसरे स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड्स ये हैं। बोथ स्ट्रैंड्स आर कॉइल्ड अराउंड ईच अदर। दोनों स्ट्रैंड जो हैं उन्होंने एक दूसरे के इर्द गिर्द बल खाए होते हैं, जैसे ये डायग्राम के अंदर दिखाया गया। The nitrogenous bases of one strand make hydrogen bonds with the nitrogenous bases of opposite strands.
ये पहले स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेसिस हैं एडेनिन, साइटोसिन, गवानीन और थायामीन। इन्होंने दूसरे स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेसिस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाए होते हैं। एडेनिन और थायामीन के दरमियान यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, साइटोसिन और गवानीन के दरमियान यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। और यही वजह है कि डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर्स है ये बरकरार रहता है, ये स्ट्रैंड अलग अलग नहीं हो पाते। नेक्स्ट इज द पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस इज स्पेसिफिक। और नाइट्रोजनस बेसिस की जो पेयरिंग होती है वो बड़ी स्पेसिफिक होती है। एडेनिन ऑफ वन स्ट्रैंड फॉर्म पेयर्स विद थायामीन ऑफ ऑपोजिट स्ट्रैंड। हमेशा एडेनिन एक स्ट्रैंड का दूसरे स्ट्रैंड के थायामीन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। इसी तरह साइटोसिन हमेशा गवानीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा। देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडेनिन एंड थायामीन। एडेनिन और थायामीन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ये एमसीक्यूज भी आता है, ये वाला भी एमसीक्यूज। एडेनिन किसके साथ बॉन्डिंग बनाता है? थायामीन के साथ। सेम इसी तरह साइटोसिन और गवानीन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, वो मौजूद होते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है डीएनए का, ये वाटसन और क्रिक ने प्रपोज किया था। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ डीएनए। डीएनए कंटेन द हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। डीएनए के पास विरासती मालूमात होती है। विरासती मालूमात मतलब कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में इंफॉर्मेशन को मुंतकिल करना। फॉर एग्जांपल अगर हम गंदम को ज़मीन में बोते हैं तो उससे गंदम के ही पौधे पैदा होंगे, कपास के नहीं होंगे। गंदम के बीज को कैसे पता है कि उसने गंदम का ही पौधा पैदा करना है? वो असल में उसके अंदर डीएनए है और डीएनए के पास सारी इन्फॉर्मेशन है कि उसने गंदम का ही पौधा पैदा करना है। दिस इन्फॉर्मेशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और ये इन्फॉर्मेशन कैसे होती है? ये न्यूक्लियोटाइड की तरतीब के पास होती है। न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस मतलब एडेनिन, थायामीन, गवानीन, साइटोसिन, साइटोसिन, गवानीन, ये न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है और इन्हीं के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। द सेगमेंट ऑफ डीएनए इन विच सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड डिटरमिन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड चेन कॉल्ड अ जीन। जीन की डेफिनेशन है ये डीएनए के सेगमेंट जिनके पास ख़ास तरह की सीक्वेंस होती है न्यूक्लियोटाइड्स की, और वो डिसाइड करते हैं कि प्रोटीन कैसी बनानी है, कोई करैक्टर, कोई खसूसियत कैसी बनानी है, उसको कहते हैं जीन। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए इज़ पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। रिप्रोडक्शन के दौरान एक नस्ल से दूसरी नस्ल में डीएनए मुंतकिल हो जाता है। इन दिस वे डीएनए कैरीज द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। इस तरह से डीएनए हेरिडिटरी विरासती मालूमात जो है अगली नस्ल तक लेके जाता है। जैसे हम बात कर रहे थे कि गंदम के बीज से गंदम का पौधा पैदा होगा, कपास के बीज से कपास का पौधा पैदा होगा, मुर्गी के अंडे से मुर्गी का चूज़ा निकलेगा, ना कि कबूतर का। ये चीज़ें कौन डिसाइड करता है? ये डीएनए डिसाइड करता है। और डीएनए का फंक्शन डिटेल में हम लास्ट में देखेंगे, वहाँ पर एक और अलग से टॉपिक है। ये तो हमारा आज का टॉपिक, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, डेफिनेशंस हैं और डायग्राम है। ओके, अल्लाह हाफिज़।